हेलो स्टूडेंट्स। सो आपने पिछले जो लेक्चर आई थिंक ध्यान से देख लिए हैं, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? डायमेंशन एनालिसिस की यूजेस। तो दो यूज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इसका थर्ड यूज पढ़ेंगे। थर्ड यूज क्या है? टू डिराइव द फॉर्मूला। तो खुश हो जाओगे तुम तो कि फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे हम अपने आप। चलो देखें। वैसे साइंटिस्ट भी इसी तरह से काम करते हैं कि जैसे तुमने देखा फॉर्मूलाज होते हैं, कहीं स्केयर लग रहा है, कहीं पर क्यूब लग रहा है, या कहीं पर रूट लग रहा है, तो वो हम डिराइव कर सकते हैं इसके थ्रू। सो लेट्स चेक। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन, अब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, तो मैं लिखूंगा मास रेज टू पावर ए, क्योंकि मुझे नहीं पता स्केयर है, क्यूब है, क्या है। वेलोसिटी रेज टू पावर बी, रेडियस रेज टू पावर सी। कहने का मतलब, जब कभी कोई क्वेश्चन आता है कि द फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी है, रेडियस, इन पर डिपेंड करता है, तो हमें डिराइव करना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल टू इसको लिख लिए। अब हम इसके डायमेंशंस लिखेंगे। हमने पढ़ा था डायमेंशंस। फोर्स के डायमेंशंस क्या है? एम एल टी माइनस टू। मास के एम रेज टू पावर ए, वेलोसिटी के एल टी माइनस वन रेज टू पावर बी, देन डिस्टेंस एल रेज टू पावर सी। करेक्ट। अब हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम, मास रेज टू पावर वन, मैं इसको अलग ही लिख लेता हूं, चाहे एल रेज टू पावर वन, टी रेज टू पावर माइनस टू, राइट। यहां m जहां जहां है, यहां तो सिर्फ एक ही जगह m, तो m तो ऐसे ही लिख लेते हैं। लेकिन देखो लेंथ, देखो कहां कहां है। इसके पास लेंथ है l रेज टू पावर b मल्टीप्लाई बाय l रेज टू पावर c, तो कैसे लिखेंगे? l रेज टू पावर b प्लस c, ठीक है। पावर z हो जाती है ना, t रेज टू पावर माइनस b, ऐसे। अब नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स। सबसे पहले a किसके इक्वल है? 1। दोनों साइड कंपेयर करना है। मास का पावर है, l की पावर 1 है, हम बोलेंगे b प्लस c इज ऑल्सो इक्वल टू 1, देन माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2, लाइक दिस। नाउ माइनस बी कट गया, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, इसमें डाल देते हैं b की वैल्यू 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, c की वैल्यू माइनस 1, तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। अब ये जो तीनों वैल्यूज आई हैं, अब हम ये इसमें डाल देंगे। कैसे? f इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर 1 v रेज टू पावर 2 अपॉन c माइनस 1 है, यानी r की, देखो यहां पर हम r की पावर माइनस 1, अगर मैं r की पावर माइनस 1 है तो इसको मैं 1 बाय r लिख सकता हूं ना, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं mv स्क्वायर बाय r, लाइक दिस। तो यही हमारा फॉर्मूला बन गया। हाँ, हम ये कांस्टेंट टर्म नहीं डिराइव कर सकते, ये किसकी लिमिटेशन भी है, ये हम इसकी जो कांस्टेंट की वैल्यू डिराइव नहीं कर सकते कि क्या है, वो फिर हम एक्सपेरिमेंटली डिराइव करते हैं। बट हमें ये तो पता लग गया ना कि इनका रिलेशन क्या है, तो इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू, हम लिख लेंगे कांस्टेंट के mv स्क्वायर बाय r, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो दिस इज, इन दिस वे वी कैन डिराइव द फॉर्मूला। करेक्ट। ध्यान से समझ लो इसको और फिर लिख के देखो एक बार। अभी फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सपोज क्वेश्चन दिया गया है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड ग्रेविटी एंड मास। मान लो ऐसे देख लिया, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ, ग्रेविटी एंड मास। अब टाइम के क्या डायमेंशन है? t। लेंथ के क्या डायमेंशन है? l रेज़ टू पावर 8। ग्रेविटी क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या होगा? lt माइनस 2 रेज़ टू पावर b। मास रेज़ टू पावर c, क्या होगा? t प्रोपोर्शनल टू, अब देखो दोनों साइड अगर हम देखें, यहां ना तो m है और ना ही l है, l रेज़ टू पावर 0, क्योंकि रेज़ टू पावर 0 1 होता है ना,
तो देखा जाए, मैं सबसे पहले m लिख लेता हूं, m रेज टू पावर c l, l रेज टू पावर क्या है a प्लस b, l रेज टू पावर a यहां से l रेज टू पावर b, a प्लस b हो गया, है ना प्रोडक्ट। आई थिंक क्लियर है सबको, मेडिकल वाले खासकर, प्रोडक्ट होगा तो a प्लस b। नाउ t रेज टू पावर माइनस 2b, रेज टू पावर c a प्लस b रेज टू पावर माइनस 2b। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, फिर से c की वैल्यू 0, c 0, देन a प्लस b दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0 क्योंकि l रेज पर 0 है, एंड ये पावर 1 है, यानी माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 नहीं सॉरी 1 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1/2। इसमें पुट करेंगे b की वैल्यू माइनस 1/2, 0, a की इक्वल टू 1/2। नाउ a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो अब मैं ये वैल्यू यहां डाल दूं, t इज प्रोपोर्शनल टू, देखो c रेज़ टू पावर 0 का मतलब क्या है कि मास पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए निग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन a और b की वैल्यू आ गई हमारी l रेज़ टू पावर 1/2, g रेज़ टू पावर माइनस 1/2, लाइक दिस। बोलो ठीक है। अब क्या बना, रेज़ टू पावर दिस, नाउ t इज प्रोपोर्शनल टू l रेज़ टू पावर 1/2 अपॉन g रेज़ टू पावर 1/2, l रेज़ टू पावर 1/2 अपॉन g रेज़ टू पावर 1/2, तो t is proportional to root of l upon g. So time period is proportional to root of l upon g. वैसे हमारा एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, यहां जो कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट क्या आता है 2 पाई आता है, वैसे 2 पाई, ये शायद थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा हो कभी, तो 2 पाई अंडर रूट l upon g, पर ये हमें लिखना नहीं है, हमें तो इसको ऐसे ही छोड़ देना, मुझे 2 पाई है तो मैंने वैसे ही बता दिया, लेकिन इसको हम कैसे छोड़ देंगे यहाँ पर k कांस्टेंट, where k is constant of proportionality, यहीं छोड़कर ये फॉर्मूला बन गया t is equal to 2 pi under root of l upon g। हो गया क्लियर। तो हमें इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, v is orbital velocity depends upon ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ध्यान होगा, ग्रेविटेशन जो फोर्स थी F is equal to g m1 m2 r square, हमने फॉर्मूला डायमेंशंस भी निकाले थे, तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। इस पर कई स्टूडेंट्स पूछे थे यूनिवर्सल कांस्टेंट इसको क्यों बोलते हैं, तो इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ग्रेविटी दो मासेस के बीच में कहीं भी ले लें यूनिवर्स में हम, तो वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, राइट। नाउ डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, राइट, मास ऑफ प्लेनेट है ये, एंड r इज रेडियस। ऑर्बिटल वेलोसिटी स्टूडेंट मतलब पता है क्या है, कि सपोज करो अर्थ है, अर्थ के अराउंड में सैटेलाइट घूम रहा है, या मून भी रोटेट कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, तो क्वेश्चन है कि क्या फॉर्मूला होगा इसका, तो ये सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। चलो देखते हैं, तो पहला काम फिर से वही, वेलोसिटी lt-1, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका क्या था m-1 l3t-2। देखो अभी काफी सारे फॉर्मूलाज ऐसा होंगे जो तुम्हें नहीं ध्यान होंगे, तो यू कैन डिराइव इट, इसको जैसे फॉर्मूला अगर पता है तो हम उससे निकाल सकते हो, तो अभी तो तुम बुक से भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब हम करेंगे डेरिवेशंस आगे तब तुम्हें याद हो जाएंगे वैसे भी। तो m-1 l3t-2, देन मास m रेज़ टू पावर p, ये रेज़ टू पावर a था, लेंथ रेडियस लेंथ है m रेज़ टू पावर c। नाउ यहां m तो है नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, m का 0 हो गया। अब देखें प्रोपोर्शनल टू m को इकट्ठा करो, अब m रेज़ टू पावर माइनस a, l देखो l रेज़ टू पावर सॉरी m रेज़ टू पावर माइनस a, फिर m रेज़ टू पावर b, तो प्लस b आ गया। l निकालते हैं, अब l क्या है 3a और प्लस c, t क्या है t की पावर -2, ऐसे आ गया। तो अब इसको कंपेयर करें तो क्या होगा, दोनों साइड कंपेयर करते हैं, -a प्लस b किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, -a प्लस b इज इक्वल टू 0, देन 3a प्लस c इज इक्वल टू 1 एंड -2a इज इक्वल टू -1, ऐसा। अब कैसे करेंगे, a किसके इक्वल आ गया, b के इक्वल आ गया,
देन यहां से निकाल लेते हैं वैल्यू, a इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 भी आ गया, a की वैल्यू 1/2 यहां डालेंगे तो 3/2 प्लस c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 विच इज इक्वल टू माइनस 1/2, और a 1/2 के इक्वल है, मतलब b के इक्वल है a, तो b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, यहां से क्या आएगी 1/2, तो b भी 1/2, ये आ गया, और c क्या आ गया माइनस 1/2। अब मैं इसमें वैल्यूज डाल देता हूं, a की वैल्यू 1/2 थी तो g रेज़ टू पावर 1/2, b की वैल्यू 1/2 m रेज़ टू पावर 1/2, c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू -1/2, ऐसा। फिर से क्या जाएगा, ये रूट है, क्या लिख सकता हूं ऐसे, रूट gm/r, दिस इज योर आंसर। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट gm/r, इसको फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तुम बोल सकते हो। समझ आया कैसे किया, बिल्कुल सिंपल था, तुमने देखा किस तरह से हमने सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है आपने कि दिया क्या है क्वेश्चन में, कि किस किस पर डिपेंड करता है, तो यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज ओनली। ओके, अब आपने क्या करना है, इसके सिमिलर जो क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व करके देखने हैं, और जो नहीं सॉल्व हो वो मुझे डाउट भेज देना कि ये वाला क्वेश्चन मेरा नहीं आया। ओके, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट यूज। नाउ नेक्स्ट यूज जो है, लास्ट यूज जिसकी हम बात करेंगे, फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट इन फिजिकल रिलेशन। ठीक है, मतलब अभी मैं बताऊंगा कैसे, कोई कांस्टेंट है उसके डायमेंशन हमने निकालने यूजिंग दिस रिलेशन। लेकिन एक बात समझ लो, फिर से मैं थोड़ा सा बता दूं तुम्हें थोड़ी सी ग्रामर बताई थी मैंने डायमेंशन एनालिसिस की, क्या बताया था, L प्लस L क्या होता है L, देन L माइनस L क्या होता है L, याद है ना, कहीं फिर से 2L और 0, तो ये हमने पहले किया था, है ना। तो अब हमने इसका यूज भी लेना है, और मैंने क्या बात बताई थी, सेम क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं, हम उसके थ्रू अब रिलेशन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, x इज इक्वल टू at प्लस bt, at स्क्वायर प्लस bt, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, प्लस c, t टाइम है, x डिस्प्लेसमेंट है, तो अब x के यूनिट तो क्या होंगे, लेंथ के होंगे, और t टाइम में देखो स्टूडेंट, अब मैंने क्या बोला था, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये भी लेंथ होगी, और ये भी लेंथ ही होगी, तो इसका मतलब इसके डायमेंशन किसके होंगे, लेंथ के, यानी a t स्क्वायर के डायमेंशन होंगे लेंथ के। टाइम के t स्क्वायर होता है तो a इज इक्वल टू l अपॉन t स्क्वायर विच इज इक्वल टू lt माइनस 2, ये नीचे चला गया। इसी तरह से इसके डायमेंशन भी लेंथ के होंगे, तो b t स्क्वायर इज इक्वल टू l, यानी क्या गलत कर दिया, b t क्यूब था, b इज इक्वल टू, यहां तो ये भी नहीं बोल सकते स्टूडेंट ने गलत लिखा है, सो अब b अपॉन ये हो गया l t माइनस 3, देन c के डायमेंशन, c तो लेंथ ही होगा, तो c के डायमेंशन तो क्या हो जाएंगे, लेंथ के होंगे, बस हो गया खत्म, सिंपल। यहां क्या था, हमने a b c के डायमेंशन निकाल लिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखो, ठीक है। अभी एक बात और समझते हैं, चलो एक बात और बता देता हूं यहीं पर मैं, जो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस है या फंक्शंस है उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, करेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे sin x है, e की पावर x है, ठीक है, log x है, इन पूरे का कोई डायमेंशन नहीं है, इस पूरे का कोई डायमेंशन नहीं है, इस पूरे का कोई डायमेंशन नहीं है, और ये जो अंदर है इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है, ध्यान रहेगा, इसका भी नो डायमेंशन, ध्यान रखना है इसका, इनका कोई डायमेंशन नहीं है। वैसे मैं कराऊंगा अभी क्वेश्चन, अभी फिलहाल तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन करते हैं, फिर उस पे करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पावर, ये p पावर दिया हुआ है इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन at, p पावर x लेंथ और t टाइम। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले पावर के डायमेंशन क्या होंगे, ml स्क्वायर, वैसे तुम्हें पता होगा वर्क अपॉन टाइम होता है ना, वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क के क्या डायमेंशन थे, ml2t माइनस 2, ये तो याद ही करा दिए थे, ml2t माइनस 2 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम ऊपर चला जाएगा, तो ml स्क्वायर t माइनस 3, तो ये आ गए हमारे किसके, पावर के डायमेंशन। नाउ अब ध्यान से समझना, ये यहां इंपॉर्टेंट है बात, इसके और इसके डायमेंशन सेम होंगे, क्या बताया था मैंने, L माइनस L होता है, तो इसका मतलब सेम ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है बॉडी, तो इसका मतलब ये और ये, इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। अब सेम होने चाहिए तो कैसे करेंगे,
तो बी के क्या होंगे, इसके तो एल एल स्क्वायर हो गया, तो बी के भी क्या होंगे, एल स्क्वायर, है ना, ऐसा ही होगा ना। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहां पर, मैं ऐसा लिख सकता हूं एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू टी। ये आ गया। नो व्हाट इज एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, फिर से मन करा जीरो बोलने का, नहीं, क्या आएगा, एल स्क्वायर ही आएगा, एल स्क्वायर अपॉन ए टी। अब ए को इधर ले जाते हैं हम, एल स्क्वायर अपॉन टी एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, m माइनस 1 एल स्क्वायर कट जाएगा, t माइनस ये t माइनस 2 बन जाएगा, ऊपर जाके t स्क्वायर बन जाएगा। तो a के डायमेंशन ये आ गए और b के डायमेंशन ये आ गए। तो हमने इस तरह से सॉल्व किया। ध्यान से समझ आया सबको कैसे सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, राइट। उसके बाद हमने कंपेयर कर लिया, तो यहां से हमने a और b के डायमेंशंस निकाले। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इक्वेशन है, वंडर वॉल इक्वेशन बोलते हैं। घबराओ नहीं, वैसे पढ़नी पड़ेगी तुमको, बट ये केमिस्ट्री में आएगी, तुम्हें फिजिक्स में नहीं पढ़नी है, लेकिन हम डायमेंशन निकालना सीखेंगे। तो ये इक्वेशन दी है और इस इक्वेशन में P प्रेशर है, V जो है वॉल्यूम है, A और B हमें नहीं पता, वैसे R रियल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, बट फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें इसका कोई फायदा नहीं है। अब हमें क्या पूछा गया, A का डायमेंशन, तो मैंने क्या बोला था, सेम क्वांटिटीज ऐड होती है, इसका मतलब इस पूरे का और इस पूरे का डायमेंशन सेम होगा। तो इसका डायमेंशन क्या है, प्रेशर, प्रेशर का क्या था, ml माइनस 1 t माइनस 2। स्टूडेंट अगर याद नहीं है कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बुक से देख सकते हो, ठीक है, ऑलरेडी तुम्हारे पास बुक है, उसमें प्रेशर के दे सकते हो, नहीं तो वैसे थोड़े बहुत फॉर्मूला तुम्हें याद होंगे। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स के डायमेंशन पता है, एरिया के डायमेंशन पता है, आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ml माइनस 1 t माइनस 2। नाउ अब ये और इसके डायमेंशन सेम है, a क्या है ये निकालना है हमें, v वॉल्यूम, वॉल्यूम के क्या थे, एल क्यूब का होल स्क्वायर, यानी a अपॉन एल रेज़ पावर 6 बन गया। यहां से इधर ले जाते हैं तो a के क्या आ गए, a इज इक्वल टू ml 5 t रेज़ टू पावर माइनस 2। सो ये आ गया a का डायमेंशन। ये कर लेते हो ना, ये कैसे गया और ऐड हुआ, ये कर लेना। ओके, नाउ ये तो सीधा ही है, ये वॉल्यूम है तो ये भी वॉल्यूम होगा, तो b के क्या हो गए, एल क्यूब, बात खत्म। तो ये दोनों इसके डायमेंशंस थे। तो समझ आया। अब हम करते हैं दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री वाला करते हैं। ओके, क्वेश्चन अब अगर हम करेंगे, देखो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, ये एक इक्वेशन है। y डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट a हमें नहीं पता अभी, ठीक है, t टाइम है, x लेंथ है। मुझे अब किस किस के डायमेंशन निकालने, एक तो इसका, एक k का और एक a का, इन तीनों के डायमेंशन मुझे निकालने हैं। मैंने क्या बताया था, इस पूरे फंक्शन का कोई डायमेंशन नहीं होगा, यानी इसका पूरे का कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसका अगर डायमेंशन नहीं होगा तो जो इसका डायमेंशन होगा वही तो इसका होगा। इसका क्या है, L, तो A का भी क्या होगा, L, तो ये पहला निकल गया। वैसे इसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। नाउ अब मैंने बोला साइन के अंदर जो है, यानी ये इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी अगर कोई डायमेंशन नहीं है तो इट मींस जिसका कोई डायमेंशन नहीं है उसका डायमेंशन 1 हुआ। 1 मतलब m0 l0 t0, तो उसको हमने 1 लिख दिया। t का टाइम का था तो ओमेगा 1 अपॉन t, t की वैल्यू -1 आ गया। बोलो ठीक है। इसी तरह से kx, उसका डायमेंशन क्या है, kx का 1, तो यहां से x का क्या था, लेंथ का, तो 1 अपॉन l, तो ये क्या बन गया, l की पावर -1। तो इसका डायमेंशन l की पावर -1, इसका डायमेंशन t की -1 और इसका l आ गया। आया समझ। तो हम इस तरह से करते हैं। इसी तरह से मैं एक और बताता हूं तुमको क्या होता है। जैसे सपोज करो यही फंक्शन जो है इसको मैं दूसरा बना देता हूं फंक्शन एक। जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a e की पावर -λt।
लाइक ये एक्सपोनेंशियल मैंने फंक्शन बना दिया है। या इस केस में अगर मेरे से पूछा जाए बताओ ए का क्या डायमेंशन है और लैम्डा का क्या डायमेंशन है। लैम्डा एक फंक्शन है, फंक्शन नहीं सॉरी कांस्टेंट है। नाउ अब क्या करना है, मैंने कैसे बताया था, इस पूरे का कोई डायमेंशन नहीं है, तो फिर से इसका अगर लेंथ का डायमेंशन है तो ए का भी लेंथ का डायमेंशन होगा। इसी तरह से इस पूरे का भी कोई डायमेंशन नहीं है, और अगर इसका कोई डायमेंशन नहीं है फिर से इसका डायमेंशन 1 होगा, तो लैम्डा का 1/t, तो लैम्डा इज इक्वल टू t-1। सिंपल, समझ आया सबको। तो ये हमारे पास जो हमने केस किए, आपने देखे किस तरह से हमने सॉल्व किया। आपने अपने आप पढ़ना है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। वैसे तुम्हें पता लग गया होगा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या क्या है, याद आता है पेपर में कई बार। तो आपने देखा क्या 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 कमियां लगी चारों में। हमने देखो एक तो हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, आपने देखा, क्योंकि जिसके डायमेंशन ही नहीं है तो फिर कैसे करें कैलकुलेट हम वैल्यू एग्जैक्टली, कहीं 2 पाई आ रहा है, हाफ आ रहा है, वो हम नहीं निकाल सकते। दूसरा हम क्या कर, इसमें क्या पॉइंट था, तुमने एक चीज देखी यहां पर हम ये वाले फंक्शंस हैं जैसे साइन आ गया, कॉस आ गया, ये डिराइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके कोई डायमेंशन ही नहीं, तो डिराइव कैसे करेंगे, है ना। इसी तरह से अगर मान लो यही क्वेश्चन, आपने एक और चीज देखी होगी इसमें इंपॉर्टेंट, कि अगर तीन क्वांटिटी, 3 इक्वेशंस बनती है ना, 3 वेरिएबल थे ए बी सी, और हम 3 इक्वेशंस निकालते थे, और तुम्हें बेसिक रूल पता है अगर 3 वेरिएबल्स हैं 3 ही इक्वेशंस होनी चाहिए, है ना। अब बताओ अगर कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी 4 वेरिएबल्स पे डिपेंड करे, कि मान लो मास, लेंथ, ग्रेविटी, ठीक है, टाइम, देन कोई एक और फैक्टर ले लेते हैं हम, प्रेशर। अब 4 क्वांटिटीज होगी, इक्वेशन कितनी बनेगी, एमएलटी की फॉर्म में 3 इक्वेशन बनेगी, और 3 इक्वेशन है पर वेरिएबल हमारे पास 4 है, तो नहीं निकाल सकते ना। ये भी एक लिमिटेशन हुई, या हम पढ़ोगे उसमें लिखा होगा। इसी तरह से आपने एक देखा, एक इंपॉर्टेंट बात और मैं जो कहना चाहूंगा, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, मतलब एक डायमेंशनली करेक्ट जो इक्वेशन होती है वो करेक्ट हो भी सकती है, मे बी, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्यों? अगर एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, सपोज करो मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mv² है। अब बताओ अगर mv² है, मैं डायमेंशन देखूंगा तो ठीक आएगा ये आंसर, बट हमें पता है हाफ भी लगता है, तो ये डायमेंशनली तो करेक्ट थी पिछली वाली, है ना, जब हमने हाफ नहीं लिया था, बट वैसे तो इनकरेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, में वर्ड लिख गया। अब दूसरा पॉइंट, इफ एन इक्वेशन इज करेक्ट इट शुड बी डायमेंशनली करेक्ट, मतलब अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट है तो उसको डायमेंशनली भी करेक्ट होना जरूरी है। तो ये 2 बातें आपने ध्यान रखनी है, कई जगह यूज हो जाता है। सिमिलरली डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है तो ये लिमिटेशन वगैरह आपने पढ़ना है। तो आपने अब इन दोनों को लेकर अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी बीच में आपको बहुत टाइम मिल गया, तो अब आपके पास काम काफी है, क्योंकि अब इसके सब्जेक्टिव टेस्ट भी हो सकता है। तो आपने कंप्लीट बुक में जो मैंने बताया है वहां तक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व न्यूमेरिकल आपने करने हैं। जो आपके डाउट्स होंगे अपने मेंटर्स को आपने दे देने हैं। ओके।